हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एज हब में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, हम आज लेकर के आए हैं कक्षा 9 के लिए एक बेहतर विज्ञान के चैप्टर्स को। बहुत ही शानदार तरीके से आने वाला चैप्टर्स है और मैं आपको एक एक अक्षर बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ाऊंगा और पेपर में 100% आएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 1 की ओर। न्यू सिलेबस, कक्षा 9 विज्ञान पार्ट 1। और बच्चों, पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, सरल भाषा में व्याख्या है, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 100% अंक पक्का है इस बार तो आपके बच्चों। इसने कहा है कि पढ़ाई वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोलती है। इसने क्या कहा बच्चों कि पढ़ाई वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोलती है। आज की मेहनत कल आपकी पहचान बनाती है। इसलिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। कार्तिक एजू हब आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और आपको चैनल मिल जाएगा। और पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप फिल्म को पूरी नहीं देखेंगे तो सच में आपको फिल्म का आनंद नहीं आएगा। पढ़ाई को खेल के साथ साथ सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहले तो यही जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है ना। पदार्थ होता क्या है बच्चों। देखिए, पदार्थ क्या होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन होता है, भार होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और वो वस्तु क्या घेरेगी, स्थान। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और वह वस्तु स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। साथ साथ याद करो, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है, वजन होता है और वह स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु, जल, पत्थर, लकड़ी आदि। आगे चलो, पदार्थ के गुणों की विशेषताएं लिखिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसमें कोई ना कोई गुण होते हैं, इसी प्रकार कोई पदार्थ है उसके भी कई गुण होते हैं। जैसे पदार्थ का पहला गुण क्या होगा, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। मिलके बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है सर, ठीक है। अरे छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है, तभी तो हम उसको जब तोड़ने बैठते हैं तभी तो बहुत सारे कणों में बिखर जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। दूसरा है, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। सर वो कैसे पता लगेगा कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अब आप देखिए, आप पानी लीजिए और पानी को चीनी में मिलाइए तो चीनी घुल जाएगी। वो घुली क्यों, इसका रीजन है कि जो पदार्थ है पानी, उसमें क्या थे, खाली रिक्त स्थान थे। अगर रिक्त स्थान नहीं होते तो वो नहीं घुलती, समझे ना। आगे देखिए, कण लगातार गति करते हैं। आपको पता है जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं और कणों के बीच आकर्षण बल होता है। कण क्या होते हैं बच्चों, आकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कण। आगे देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं लिखिए। बच्चों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति की अवस्था होती है, बचपना है ना, किशोर अवस्था और युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था, उसी प्रकार से पदार्थ की भी अवस्था होती है। अब देखिए, पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है बच्चों ठोस, मतलब पदार्थ ठोस होते हैं, पदार्थ द्रव भी होते हैं और पदार्थ गैस भी हो सकते हैं। आगे चलो, आसान है बहुत, साथ साथ याद करो बच्चों इनको। तो मैंने बोला कि पदार्थ की जो अवस्था है कितनी है, 3। क्या बोलोगे, ठोस, द्रव और गैस। आइए, ठोस पदार्थों के गुण लिखिए। बच्चों, ठोस क्या होते हैं, जैसे मैंने ठोस कोई पत्थर ले लिया तो क्या पत्थर का आप आकार बदल सकते हो, नहीं। तो क्या बोलेंगे, निश्चित आकार के होते हैं। ठोस क्या होते हैं बच्चों, निश्चित आकार के होते हैं और निश्चित आयतन होता है। इनका निश्चित क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। चाहे आप पत्थर को बाल्टी में गिराओ वो तब भी इतना ही आयतन घेरेगा, चाहे आप पत्थर को तसले में रखो तब भी इतना ही आयतन घेरेगा, उसका आयतन बदलेगा नहीं। और कण बहुत पास पास होते हैं भाई, कण पास पास है किसी वस्तु के तभी तो वो मजबूत है, ठोस है। कण दूर दूर होते तो वो ज्यादा स्थान घेरती, ठीक है ना। आगे देखिए,
कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। बच्चों, संपीड़ित होता है दबाना। क्या आप पत्थर को आसानी से दबा देंगे? नहीं। तो आपको ठोस और गुण पता लग गए। पहला क्या है बच्चों? सर पहला है निश्चित आकार होता है, दूसरा निश्चित आयतन, तीसरा कण बहुत आसपास होते हैं, और चौथा कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, पांचवा इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। आगे चलो बच्चों, द्रव के गुण लिखो। अब देखो बच्चों, निश्चित आयतन, जो द्रव होता है आयतन तो उसका निश्चित रहेगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं रहेगा। भाई जो उसका वजन है, अगर मैं मान लो 1 लीटर दूध लाया हूं और उसका वजन 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम तो वजन रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या आकार उसका सेम रह सकता है? आप उसको परात में डाल दो तो वो परात का आकार ले लेगा, जग में डाल दो दूध, जग का आकार ले लेगा, तो आकार तो सेम नहीं है। और जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। बह भी सकता है, आपको पता है जो द्रव होता है, दूध, पानी, लस्सी, और ये क्या हो सकता है बेटा? बह सकती है नहीं, तो इनमें बहने का गुण होता है। और कणों के बीच आकर्षण ठोस से कम होता है। जो कणों के बीच आकर्षण होता है द्रवों में, वो ठोस से कम होता है, लेकिन आकर्षण इनमें भी होता है। आकर्षण तो सब पदार्थ में है, लेकिन द्रव में ठोस से कम है। आगे चलो, गैसों के गुण लिखिए। अब गैस का तो भाई, गैस तो एक गिरगिट की तरह है, सच में तो यही कहना है। गैस को ना तो आकार का पता, ना इसके आयतन को पता। इसको गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता और गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता, समझे? ये पता नहीं किधर को उड़ जाए, किधर को चली जाए, कहाँ को फैल जाए, इसका आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है। पात्र को पूरी तरह भर देती है, जो पात्र होता है उसको पूरी तरह भर देती है, आसानी से संपीड़ित की जा सकती है। हम गैस को आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। बैलून देखा है आपने बच्चों? बैलून में हम गैस भर देते हैं तो उसको हम आराम से पुश कर लेते हैं, उसको संपीड़ित कर देते हैं, समझे? और गैसों के कणों के बीच दूरी अधिक होती है। सबसे अधिक दूरी किसके बीच होगी? कणों में, गैस के। उससे कम द्रव में, उससे सबसे कम ठोस में। आगे चलो बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच स्थान। अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने का उदाहरण दीजिए। पदार्थ के कणों में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्या करना पड़ेगा? पानी में थोड़ी मात्रा में चीनी डालेंगे और चीनी पानी में घुल जाएगी और पानी का स्तर आप देखेंगे बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है ना? पानी का स्तर क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है, ठीक है? इससे पता चलता है कि पानी के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। रिक्त का मतलब होता है खाली। पदार्थ के कणों की गति। अब देखो, पदार्थ के कण लगातार गति क्यों करते रहते हैं? जो पदार्थ के कण होते हैं वो बच्चों लगातार गति करते हैं। कारण क्या है इसका? व्हाट इज रीजन? उसका कारण क्या है? तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। बच्चों, पदार्थ के कण यदि गति कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो पदार्थ को गति प्रदान करती है, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसलिए लगातार गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तापमान बढ़ा रहे हैं किसी भी वस्तु का, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, तापमान का होता है टेम्परेचर, हीट। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी का तापमान आप बढ़ा रहे हो, तो पानी जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा बच्चों? जो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जिससे उनकी गति भी तेज हो जाएगी, और अब कण क्या हो जाएंगे? और भी दूर दूर हो जाएंगे। जब हम किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों की गति और भी तेज हो जाती है। इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आप कोई ठंडी वस्तु खाओ तो उसकी खुशबू दूर तक नहीं जाती क्योंकि उसका तापमान कम होता है, लेकिन जैसे आप कढ़ी बना रहे हो तो कढ़ी की जो तापमान ज़्यादा होता है,
तो कड़ी की खुशबू कहाँ तक चली जाती है? दूर तक चली जाती है। किस कारण? उसकी जो कड़ी के कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए हमें दूर से भी पता लग जाता है आज फलाने के यहाँ कड़ी बन रही है। क्या ऐसा रसगुल्लों का पता लगता है? ठंडे रसगुल्लों का नहीं, समझे ना। तो जब किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके कणों की भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और हमें किसी पदार्थ की खुशबू दूर से पता लगने लगती है। बच्चों विसरण क्या है? देखिए विसरण क्या है। विसरण विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे चीनी का पानी में मिलना, पानी का नमक में मिलना, दूध का पानी में मिलना, क्या है बच्चों? विसरण है। विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना विसरण कहलाता है। देखो कमरे में इत्र की खुशबू का चारों ओर फैलना क्या है? वितरण है। जो सेंट होता है ना, जिसको आप लगाते हो, इत्र बोलते हैं उसको, तो आप उसको अपने शर्ट में छिड़क लेते हैं हल्का सा, तो पूरे कमरे में जहां जहां भी आप जाते हो वहां पे खुशबू छोड़ देता है वो इत्र। गैसों में विसरण तेज क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गैस के कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। यही कारण क्या है? गैसों में विसरण तेज होता है। गैसों के कण के बीच बहुत अधिक दूरी होती है और वे तेज गति से चलते हैं, इसलिए गैसों में विसरण तेज होता है। एक बैलून में आप पानी भर लो क्योंकि वो द्रव है, और एक बैलून में आप गैस भर लो क्योंकि वो गैस है, तो जल्दी ऊपर कौन उड़ जाएगा? जल्दी उड़ेगा हवा वाला, क्योंकि उसके कण तेजी से गति करेंगे और दूर दूर होंगे। आगे चलो, गलनांक किसे कहते हैं? बच्चों गलनांक किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलने लगता है। हम कोई ठोस पदार्थ ले रहे हैं, जैसे 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 मैंने ठोस पदार्थ ले लिया, मैंने ठोस पदार्थ ले लिया बर्फ। अब बर्फ को मैंने धूप में रख दिया, तो जो उसका गलनांक है, उसका क्या है बच्चों? गलनांक। वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा पदार्थ, तो वही क्या है? उसका गलनांक है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलने लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गलनांक कहते हैं। जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलेगी तो किस कारण बदल रही है वो? गलनांक के कारण, तापमान के कारण। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बच्चों बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 273, या तो 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं आप, या कह सकते हैं 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक बच्चों कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। केल्विन पर और सेल्सियस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे बच्चों। क्वथनांक किसे कहते हैं? बच्चों वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव तेजी से उबलकर गैस में बदलने लगता है। देखिए अगर गलनांक की बात कर रहे हैं तो पदार्थ किस में बदलेगा? द्रव में। बच्चों किस में बदलेगा? द्रव में। लेकिन क्वथनांक की बात कर रहे हैं तो द्रव किस में बदल जाएगा? गैस में, और इसे क्या बोलेंगे? क्वथनांक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव तेजी से उबलकर गैस में बदलने लगता है, इसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों? सर जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये सामान्य वायुमंडल दाब पर होता है इतना। आगे चलो, वाष्पीकरण क्या है? बच्चों देखिए वाष्पीकरण क्या है? द्रव का उसकी सतह से किसी भी तापमान पर धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। आप अपने घर में चावल बना रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो और पानी इतना गर्म हो गया, अब वो धीरे 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 वाष्प के रूप में ऊपर वायुमंडल में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? सर पानी का क्या हो रहा है बच्चों? वाष्पीकरण हो रहा है। जब हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गैसेस के रूप में, वाष्प के रूप में
कुछ पदार्थ वायुमंडल में चले जाते हैं, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। आगे चलो। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहले क्या होगा, अगर वाष्पीकरण को कोई प्रभावित करेगा तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल। जिस सतह पे आपने पदार्थ को रखा है उसका क्षेत्रफल। फिर आप उसको ताप देंगे, मतलब उसको टेम्परेचर देंगे, तो तापमान। तीसरा है आर्द्रता। क्या है बच्चों? आर्द्रता। अगर आप किसी पदार्थ को जला रहे हैं, अगर वो गीला है, क्या वो पदार्थ जलेगा? नहीं, समझे ना? तो उसका आर्द्रता भी एक प्रभावित है, करता है। तो पहला क्या है बच्चों, सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा हवा की गति। जब तक वो जो पदार्थ, जिस पदार्थ को आप जला रहे हो, अगर वहां हवा नहीं होगी तो क्या आग जल जाएगी? नहीं। तो हवा का होना बहुत जरूरी है, तापमान का होना बहुत जरूरी है, आर्द्रता का होना बहुत जरूरी है और सतह के क्षेत्रफल का होना भी बहुत जरूरी है। ये चीजें प्रभावित करते हैं किसे? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सभी। आगे देखिए, कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूख जाते हैं? भाई सीधी सी बात है, जब हम कपड़ों को धूप में डाल देते हैं तो जो टेम्परेचर है अधिक रहता है सूर्य के प्रकाश में, तो जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। धूप में तापमान अधिक होता है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ओके बच्चों। हवा चलने पर कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? हवा चलती है, कभी कभार ठंड के मौसम में मम्मी आपके कपड़ों को पंखे में रख देती है, समझे ना, क्योंकि धूप तो होती नहीं है, तो पंखे में कपड़ों को सुखा देते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा जल वाष्प को कपड़ों की सतह से दूर ले जाती है। जो हवा ना, वो क्या करेगी, कपड़ों से जल वाष्प को कहाँ ले जाएगी? दूर ले जाएगी, जिससे वाष्पीकरण तेज हो जाता है और आपकी हवा चलने पर भी कपड़े सूख जाते हैं। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। देखिए, घड़े की दीवार में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, आपको ही मालूम है घड़े मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उनसे पानी बाहर आकर वाष्पित होता है। मतलब पानी का वाष्पित होना, ठीक है ना। पानी जब वाष्पित होगा तो क्या मतलब क्या होगा फिर उसके बाद बच्चों, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी से ली जाएगी। जब वो वाष्पित होगा पानी तो अंदर क्या होगी, उसमें कूलिंग प्रोसेस होगी, शीतलन प्रक्रिया होगी और हमारा पानी ठंडा हो जाएगा। दोबारा समझिए, बाहर क्या है, वायु, ठंडी वायु है और जो पानी है वो रिस रिस कर घड़े से बाहर जा रहा है। तो क्या होगा, जो घड़े का बाहर पानी जा रहा है वो वाष्पित होगा। जब घड़े का पानी वाष्पित होगा तो क्या होगा, हमको ठंडा लगने लगेगा पानी पीने में। ओके बच्चों, इसी कारण है कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है। अब आगे देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? देखिए, कोई पानी गर्म कर रहे हो आप, गर्म करने के बाद उसका वाष्पीकरण हो रहा है धीरे धीरे, तो कुछ समय बाद जो पानी का वाष्पीकरण हो रहा है वो पानी ठंडा हो जाएगा। कारण क्या है इसका, वाष्पीकरण के दौरान अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण सतह से बाहर निकल जाते हैं। जो कण ऊर्जा कर रहे थे, वो गति कर रहे थे, वो बाहर निकल गए। तो क्या जो पदार्थ बच गया, जो द्रव बच गया, उसकी औसत ऊर्जा कम हो जाती है, उसके कणों की जो ऊर्जा ना वो कम हो जाती है और हमारा द्रव ठंडा हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 1 का भाग 1 कर लिया है और बहुत ही बिंदास तरीके से मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आप चैप्टर को बार बार समझे, बार बार देखिए वीडियो को और साथ साथ याद करें। मैं वादा करता हूं कि आपके नंबर इस बार कटने वाले नहीं हैं। आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।